अच्छा भाई, अब ये देखेंगे कि इसमें जो एडजस्टमेंट्स हैं वो मैंने उतार ली हैं। ठीक है। अब सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी कंसिस्ट ऑफ वन ईच ईयर। ठीक है। उसने 1 लाख शेयर इशू किए थे और रेस किए थे 1,20,000। इसका मतलब क्या हुआ, शेयर कैपिटल हो गया 100 और शेयर प्रीमियम हो गया 20। सर कैसे? 1 लाख के शेयर इशू किए थे और 1,20,000 आपने रिसीव किए थे, इसका मतलब है 20,000 क्या हो गया बेटा, प्रीमियम हो गया। नेक्स्ट वो कह रहा है कि 1,50,000 शेयर इशू किए थे। ठीक है। और कितने पैसे आए, 195। तो 195 माइनस 150 हम करेंगे तो आएगा 45,000। और ये 45,000 बेटा आपका क्या है, ये आपका प्रीमियम हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, ये हो गया आपका 250 और ये हो गया आपका 65। ठीक है। तो इसको हम साथ साथ यहां भी करते रहेंगे। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमारा कितना आ रहा है, 250 और ये कितना आ रहा है, 65। अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा, ईयर एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हैड बीन एग्रीड। मतलब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है। आपको पता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व यहां से निकलेगा, कितना है, 45,000। और जनरल रिजर्व में आके आप इसे लिख देंगे। ठीक है भाई। अब 3 व्हीकल्स हैं। अब उसमें क्या है भाई, ये मुझे नजर आ रहा है इंपेयरमेंट वाली कहानी। तो सबसे पहले कैरिंग अमाउंट दिया है, फेयर वैल्यू, अच्छा रिकवरेबल अमाउंट देखेंगे हम। इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सी है, पहले तो ये देखना है हमें। अच्छा सॉरी, द कॉस्ट टू सेल्स वर एक्सपेक्टेड टू बी 60 इन ऑल केसेस। द कॉस्ट टू सेल वर एक्सपेक्टेड टू बी 60 इन ऑल केसेस। ठीक है भाई। अब जरा इसकी वो निकालेंगे हम, पहले क्या निकालेंगे इसकी हम, एनआरवी। एनआरवी क्या होता है कि मार्केट में कितने का बिकेगा, 33,000 का, ये लिखा हुआ है। जब आप कितने का खर्चा करेंगे, कॉस्ट टू सेल्स कितना है, 60, 33,040। सेम ऐसे ही 29,060, 28,940। और तीसरा वाला कितना है, 180,200 में से 60 माइनस करते हैं आप, 18,140। अब क्या होगा, मैं इसको यहां पे कर रहा हूं, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट हाईएस्ट होती है, कैरिंग अमाउंट कितनी है भाई, 36,100। इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सी है, 33,100 है या 33,040 है? ऑब्वियसली सी बात है, जो वैल्यू इन यूज है वो ज्यादा हाईएस्ट है, 37,000। तो इसकी तो इंपेयरमेंट बनती ही नहीं है। ठीक है ना, पहले वाले केस की कोई इंपेयरमेंट नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ही कम साइड पे आपने रिकॉर्ड किया हुआ है। दूसरा देखें भाई, फेयर वैल्यू, यानी कि ये एनआरबी तो ये रही, और वैल्यू इन यूज, दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। ये आपने यहां लिख दिया दूसरे वाले का। कैरिंग अमाउंट कितनी है, 3,0800। वैल्यू इन यूज कितनी है, जो हाईएस्ट है, 295। जी हाँ, इसमें इंपेयरमेंट बनती है। कितने से इंपेयर करेंगे आप, 1,300 से। अब तीसरा केस देखेंगे, फिर इसको और इसको कंपेयर हो रहा है, कौन सा हाईएस्ट है, इसमें ये वाला हाईएस्ट है, ये वाला रिकवरी अमाउंट ये लेंगे। कैरिंग अमाउंट है 19,500, 18,140। जी हाँ, ये भी, इसमें भी आप कम करेंगे क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कम है। तो अब आप इसको भी कम करेंगे, 1360, 2660। तो इतने से आपकी क्या होगी भाई, इंपेयरमेंट होगी। इंपेयरमेंट होगी तो क्या होगा, आपकी रिटेन अर्निंग कम होगी, 2660। और जो आपकी बैलेंस शीट है, अभी देखो बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा है 61,200,000। ये आपको सवाल में से मिल जाएगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट लिखी है। 26,660, तो ये आ रहा है आपका 60,9,340। ठीक है भाई। अच्छा उसके बाद क्या है, करेक्ट इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ द ईयर एंड इज 18,900। ठीक है, 18,900 लिख दिया मैंने। द करेक्ट वैल्यू चाहिए, द बैंक लोन इज बीइंग रीपेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट 1 every 6 months. At the year end, there were 10 installment remaining with the next due on 1st March 2022। अब देखो भाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एक साल में आप 2 इंस्टॉलमेंट पे करते हो।
एक साल में बेटा आप कितनी इंस्टॉलमेंट पे करते हो? आप 2 इंस्टॉलमेंट पे करते हो। तो टोटल आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट की गेम है? 10 इंस्टॉलमेंट की गेम है, करेक्ट? ये लिखा हुआ है। तो 10 में से जो दो होंगी ना बेटा, क्योंकि एक साल में आप 2 पे कर रहे हो, 2 आप विद इन अ ईयर पे कर रहे हो, और जो आप विद इन अ ईयर पे कर देते हो वो आपकी करंट लायबिलिटी होती है, और जो 8 जो इंस्टॉलमेंट है वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी होगी। तो मैं यहां देख लो भाई, टोटल लोन कितना है सवाल में से आप देखेंगे, सवाल में से आप देखेंगे तो 40,000 का है। 10 इंस्टॉलमेंट में तो जो 8 इंस्टॉलमेंट होगी ना, ये आपकी हो जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी। और जाहिर सी बात है 40,000 में जब 32 नॉन करंट लायबिलिटी है तो 8,000 आपकी हो जाएगी करंट लायबिलिटी। उसके बाद देख ले भाई, 5 जनवरी 5th January जो है, some inventory with a cost 600 was damaged and could only be sold for। अब देखो ये कब हुआ है? ये हुआ है 5th January को। इसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट से पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये बात मैं अक्सर बच्चों को बोल देता था, और अच्छा हुआ अब ये सवाल में आ गया कि भाई जरूरी नहीं है हर जो वो है IAS 2 की एडजस्टमेंट है वो आप एडजस्ट करोगे, ठीक है ना? अच्छा, क्योंकि इसकी कोई कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। देखिए मैंने आपको जो इसकी कंटेंट वीडियोस में मैंने बताया कंडीशन का एग्जिस्ट करना जरूरी है। अब ये आ जाएगा इस नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इसका मतलब है इसका कुछ नहीं करेंगे हम, और इसको सिर्फ और सिर्फ नोट्स टू द अकाउंट में हम डाल देंगे, ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्या कह रहा है? इट वॉज डिस्कवर्ड दैट क्रेडिट कस्टमर हु ओड 1,000 एट द ईयर एंड। अब देखा ईयर एंड उसने देखा, इसका मतलब है ये कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, ये आपका एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा। was unlikely to pay more than 20% of his debt। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि ये भाई साहब जो है वो 80% से जो है वो क्या हो गए भाई? बैड डेट हो गए। 80% से जो क्या हो रहे हैं वो बैड डेट हो रहे हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल आपका कितना है? ट्रेड रिसीवेबल आपका है 36,200, ये आप सवाल में से देख लीजिएगा। इसमें से 20% चांसेस हैं मिलने के डेट के, इसका मतलब 80% क्या है भाई? बैड डेट हो जाएगा। तो 800 आपका बैड डेट हो गया। बैड डेट हो जाएगा तो रिटेन अर्निंग भी क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद देख लेते हैं भाई, a bank statement was received showing that a check from a credit customer for 2,000 paid into December had been dishonored। यानी कि जो चेक है वो डिसऑनर्ड हो गया है, सही है ना? अब जब हमें चेक मिलता है तो अपने रिसीवेबल को कम कर देते हैं। अब वही चेक जब डिसऑनर्ड हो गया तो हम उसको ऐड कर देंगे। तो ये कितने से हो रहा है भाई? ये 2,000 से हो रहा है, तो 37,400 हो गया। अब देखो आपके पास कैश एट बैंक कितना था? कैश एट बैंक आपके पास था, सवाल में आप देखेंगे 1,400। अब भाई ये जो 2,000 आपने समझा था आपके पास बैंक पे आ रहा है, अब आप उसको माइनस करोगे, इसकी डबल एंट्री बनाएंगे तो ये आपके पास 600 ओवरड्राफ्ट चला जाएगा। जी, अब मैं मजीद के लिए मैं ये चीज ले आया, ये आपके सवाल में आपको दिया हुआ है। अब देखो ये हमने प्रॉफिट रिटेन अर्निंग से सही करे ना सारे। अब सबसे पहली बात है प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन। देखो ये एक चीज गलत डली हुई है आपकी। प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन जो है, एक सेकेंड, हाँ ये प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन, बेटा भाई ये जाता ही नहीं है रिवैल्यूएशन पे, कभी कोई प्रॉफिट देखा? ये आपसे गलती हुई हुई है, आपने उसको अपने पास ऐड किया हुआ है। तो अब आप उसको रिटेन अर्निंग क्योंकि हम सही कर रहे हैं, तो उसके बाद हम उसको अफेक्ट को क्या करेंगे? खत्म करने के लिए हम इसको यहाँ से माइनस कर देंगे। पहला तो ये हो गया। फिर देखो डिविडेंड पेड वगैरह सही है, लेकिन डिविडेंड प्रपोज भी आपने माइनस किया हुआ है, ये भी गलत है। कोई ऐसा नहीं करते तो उसको भी हम ऐड बैक करेंगे, क्योंकि ऊपर आपने माइनस किया हुआ है इसलिए हम उसको ऐड बैक करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज जो मैंने देख रहा था कि आपको सवाल में बैलेंस शीट, अब मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि जो उसने गलत बैलेंस शीट बनाई हुई है मैं लेकर आऊं, उस बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है वो आपको दी हुई है 19,800, जबकि उसने यहां पे बोला है शुड कितनी है? 18,900। तो हम अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को 900 से कम करेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉफिट, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। अब ये सवाल आपसे ये हो गया।